हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। लास्ट सेशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था। वी टॉक्ड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज क्या क्या कंट्रोल्स हैं। इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन ऑडिट फंक्शंस के बेसिस पे वी हैव मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, एंड इस सेशन में स्पेसिफिकली मैनेजरियल कंट्रोल्स पे फोकस किया जाएगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, व्हाट आर मैनेजरियल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड देन स्लोली हम डिटेल में मैनेजरियल कंट्रोल्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। हाँ, मिड 20 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आईसीएम मॉड्यूल में कुछ चेंजेस हुए थे, इसीलिए रिवाइज करते करते उन चेंजेस को भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर या लिंक के अंदर मिल जाएगा, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, पीडीएफ के अंदर अगर आप आएंगे पेज नंबर 3D.2, ये क्या बोलता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस। एंड इसके हिसाब से अगर आप ऑडिट फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से दो कैटेगरी पूछेंगे, फर्स्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क, सेकंड इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क। देखो, एक्चुअली में ये मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क या मैनेजरियल कंट्रोल्स को आप जनरल आईटी कंट्रोल्स भी बोल सकते हो। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मतलब वी टॉकिंग अबाउट नॉट द यूज ऑफ सिस्टम, वी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, वी टॉकिंग अबाउट आप ये सिस्टम या तो खुद से डेवलप करोगे या किसी थर्ड पार्टी से प्रोक्योर करना चाहते हो, कैसे उसको डिजाइन करोगे, कैसे उसको ऑपरेट करोगे, रन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, वो वाला पार्ट हम जनरल आईटी कंट्रोल्स, जनरल आईटी मतलब द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाएगा फॉर योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको कैसे रन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, वो सब आपका मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क में आता है या जनरल आईटी कंट्रोल में आता है। Once your system is in place, when you start using the system, आप लोग डेटा को एंटर कर रहे हो, डेटा प्रोसेस होगा, फाइनल आउटपुट कौन रिट्रीव करेगा, कैसे यूज किया जाएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन कंट्रोल। तो पहले जनरल आईटी कंट्रोल से आईटी का फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आएगा, एंड देन द यूसेज ऑफ दैट सिस्टम विल स्टार्ट, दैट इज योर एप्लीकेशन कंट्रोल। तो हम पहले आज डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क के ऊपर, मतलब जनरल आईटी कंट्रोल्स के बारे में। अच्छा, अब ये मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं। देखो, मेरा बात समझो, ये आपको बता रहे हैं कैसे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहने वाले हैं। एक बात सोचो, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आज तक अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अपना अकाउंटिंग मैन्युअली कर रहे थे, अब यहां से आप ईआरपी पे शिफ्ट होना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? आपने ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना, दैट व्हाई वी नीड टू शिफ्ट। हमने हमारा पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए वो सोचना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। अंडर मैनेजरियल कंट्रोल फ्रेमवर्क पहला वाला कहलाता है टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। व्हाट इज दिस टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल? ये कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक तरीके से एक पॉलिसीज का डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है कि हमें एज अ कंपनी अभी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, डिजाइन करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। इसके रिगार्डिंग कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट रहेगा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाएगा। तो कैसे रहता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी कैसा रहता है? कोई भी आईटी प्रोजेक्ट में एक कमिटी बनाया जाता है जहां पर आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ लोग, आपके कंपनी में अगर इन हाउस आईटी डिपार्टमेंट है तो उसके कुछ लोग, या अदर स्टेक होल्डर्स, वो सब आकर के एक कमिटी फॉर्म करते हैं, उसको स्टीयरिंग कमिटी बोलते हैं। इनका काम रहेगा प्लान करना कि हमने ये डिसीजन मेकिंग क्यों किया है, व्हाई वी नीड न्यू सिस्टम, व्हाई वी नीड ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, उसको कैसे रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाला है उसके लिए, फिर हम उसको इन हाउस डेवलप करेंगे या थर्ड पार्टी से डेवलप कराएंगे, कैसे उसको हम लोगों को मोटिवेट करके यूज करवाना चाहेंगे अच्छे से। ये सब कुछ आपका टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल में आने वाला है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ पढ़िएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। देखो, पहला पॉइंट क्या बोलता है? जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू डिटरमाइन कि भाई कंट्रोल्स हमको जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्या हमको उनको एडिक्वेटली कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का रहेगा। तो सर, हमको एक हाई लेवल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कैसे इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसमें इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं आपको। लुक एट द मेजर फंक्शन दैट अ सीनियर मैनेजर मस्ट परफॉर्म व्हेन यू आर प्लानिंग जनरल आईटी कंट्रोल। नंबर 1, प्लानिंग।
मतलब अभी डिसाइड करेंगे ना व्हाई यू इवन नीड दिस न्यू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। प्लस कौन सी कमिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, आई यूज द वर्ड स्टीयरिंग कमिटी। देखो, दे शुड कंप्राइज पीपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस, इट विल इंक्लूड योर आईटी पर्सनल ऑल्सो, जो लोग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने वाले हैं। मतलब सर हम पहले डिटरमाइन करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाई वी नीड द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर स्टीयरिंग कमिटी में कौन कौन लोग रहने वाले हैं, दैट इज योर प्लानिंग पार्ट। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल बेसिकली शुरुआत है कि कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, second step is organizing the resources. Yes, we have the team in place, we know what exactly we want to achieve from the information system के नए इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो हमें भी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। नंबर 2 देखो सर, प्रॉपर उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एंड गैदर करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा द रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगा, वो सारे रिसोर्सेज का आपको पूरा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। तो सबसे पहले प्लानिंग, गोल सेट करो, स्टीयरिंग कमिटी बनाओ। नंबर 2 रिसोर्सेज कितने चाहिए, क्या चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करो, कोऑर्डिनेट करो, अलोकेट करो। नंबर 3 कम्स योर लीडिंग पार्ट। ये जो सीनियर मैनेजर्स है ना, इनका ही इक्वली इंपॉर्टेंट काम है। क्या होता है ना, व्हेन यू प्लान दीज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को नए तरीके से अप्लाई करना कैन बी वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इट कैन टेक मोर देन अ ईयर, समटाइम्स मोर देन 2 years ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लोग इन हाउस डेवलप करना चाहते हैं तो कीपिंग ऑल द पीपल मोटिवेटेड इन दिस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। ये काम भी सीनियर मैनेजर्स का रहेगा। देखो, दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग, गाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये काम भी हमारे टॉप मैनेजमेंट का रहेगा, मतलब सीनियर मैनेजर्स का रहेगा। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, आपने लेट्स से ये प्रोजेक्ट बनाया दैट ये सर टोटल 1.5 year चलेगा। 1.5 year के प्रोजेक्ट को आपने अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया। आपने हर फेज के लिए कुछ अपने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे कि फेज 1 में ये वाला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, फेज 2 में ये पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो सर ये टॉप मैनेजमेंट का काम है ना, ये इवैल्यूएट भी करना कि हम क्या उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या जो हमें फेज 1 में अचीव करना चाहिए था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ये सुपरवाइजिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम भी टॉप मैनेजमेंट का रहेगा। देखो, दिस इंक्लूड्स कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे अलग अलग फेजेस के लिए और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा है उन फेजेस तक, ये आपने इवैल्यूएट करते रेगुलरली इंश्योर करना चाहिए कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली सुपरवाइज्ड है। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा अगर आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं कंपनी में। मतलब आप मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में जनरल आईटी कंट्रोल भी बोलते हैं, जहां पर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ा, दैट इज टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। सिंपल शब्दों में, टॉप मैनेजमेंट हियर इन्वॉल्व्स योर सीनियर मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसीज एंड ऑल डिसीजन मेकिंग। इनका काम है प्लान करना, व्हाई वी नीड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टीयरिंग कमिटी में कौन कौन लोग आने वाले हैं, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कैसे एलोकेट किया जाएगा, कैसे हम लोगों को मोटिवेटेड रखेंगे एंड कैसे हम इंश्योर करेंगे कि एक तरीके से कंट्रोलिंग फंक्शन भी हम फुलफिल कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट सही तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को स्टैंडर्ड या प्लान्ड परफॉर्मेंसेस से हम कंपेयर करते जाएंगे। फर्स्ट जो कंट्रोल है टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, आपको समझ में आया है क्या? आपको रियलाइज हो रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप एक एग्जांपल देखो कि ये कंपनी कैसे इंप्लीमेंट करती है तो आपको ये पॉइंट्स बहुत इजीली समझ में आएंगे। Are you comfortable with the first one? Giving you 1 minute, you can read top management control and then we'll move on to the second control which is a very important control. Giving you 1 minute, spend 1 minute, आराम से पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? कैन यू प्रोसीड? चलो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये हमको सीए फाइनल में पहले इसका करके सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे, समथिंग कॉल्ड एज एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब अज्यूम करो आपने डिसाइड किया है दैट एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप खुद अपना इन हाउस डेवलपमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सिस्टम को प्लानिंग फेज से लेकर के
कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका पूरा लाइफ साइकिल का डिस्कशन। आपके सिलेबस में हालांकि SDLC नहीं है, आपके सिलेबस में दो कंट्रोल्स है, एक है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल विच इज पार्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ओनली। लाइफ साइकिल मतलब द एंटायर प्रोसेस कि कैसे सिस्टम का प्लान से लेकर के डेवलपमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है एंड रेगुलरली ऑपरेशंस को इवैल्यूएट भी किया जाता है। वो सब हम SDLC में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे सिस्टम को डेवलप एंड मैनेज किया जाएगा। दैट कंट्रोल इज कॉल्ड एज सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल शब्दों में समझने का ट्राई करेंगे, आपको मजा आएगा, डोंट वरी। देखो क्या बोलता है सर, सिंपल चीज है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा एनालाइज करना, डिजाइन करना, बिल्ड करना, इंप्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना। मैं आपको हमेशा बोलता था, याद है क्या, कोई भी सिस्टम को अगर आप डेवलप करके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बेसिक स्टेप्स है यार। सबसे पहले हमें उस सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशंस है। व्हेन आई वांट अ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम इन प्लेस, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आई वांट फ्रॉम दैट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मेरे को रिक्वायरमेंट्स क्या है वो स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, इस सिस्टम को यूज करने वाले जो लोग हैं उनको ही इन्वॉल्व करना चाहिए कि उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है नए सिस्टम से, दैट शुड कम इन प्लेस। फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं उसको मुझे समझना चाहिए अच्छे से, क्योंकि देखो आप जब नए सिस्टम के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आपको नया सिस्टम से एक्सपेक्टेशन क्या वो इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या कर रहा है, क्या लैक कर रहा है, वो जानना भी जरूरी है। तो सर आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर आपको पता चल जाएगा दिस इज माई एग्जिस्टिंग सिस्टम, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। अब अकॉर्डिंगली मैं नए सिस्टम को डिजाइन करूंगा, डिजाइन करने के बाद मैं टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के बाद अगर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचूंगा। दीज ऑल फेजेस आर पार्ट ऑफ योर सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल बोल दो या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल दो। बात समझ में आया क्या? नीचे देखो क्या बोलता है। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब एग्जैक्टली ये सिस्टम क्यों चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। या बोल दो फिजिबिलिटी असेसमेंट, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशंस है ना कि नए सिस्टम से ये सब होना चाहिए, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मतलब यहां पर ही डिसीजन मेकिंग करेगा दैट द सिस्टम व्हाट वी वांट टू डेवलप, उससे एक्सपेक्टेशन क्या और एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट इतने सुपीरियर है कि उसको डेवलप करने के लिए जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उससे उतना बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैन बी डेवलप्ड टू हेल्प सर्टेन प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है। तो सर ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड फ्रॉम दिस सिस्टम। देखो हमको प्रॉपर फीजिबिलिटी परफॉर्म करना पड़ेगा कि सिस्टम कॉस्ट बेनिफिट को मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस सबके बाद में अगर मुझे लगता है हाँ भाई ये एक्सपेक्टेशंस है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सिस्टम को डेवलप करना, तो हम सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बोल दो या साथ साथ में बोल दो फीजिबिलिटी देख रहे हो आप कि भाई ये नया सिस्टम का जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो ठीक है या नहीं है। नंबर 2 बोलता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से एनालाइज करो। आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज कौन कौन करता है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को आप इवैल्यूएट करो, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करो इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग सिस्टम में अच्छा क्या है एंड बुरा क्या है। इसके बाद में आएगा यू विल डिजाइन द न्यू सिस्टम। कैन यू सी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन, मतलब दिस इज डिजाइनिंग द न्यू सिस्टम। पहला वाला प्रॉब्लम ढूंढो, फिजिबिलिटी लगाओ। दूसरा एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से समझो, एनालाइज करो। अब आएगा बात कि कैसे नया सिस्टम अपने डिजाइन करना चाहिए। अब नया सिस्टम जब आप डिजाइन करेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मार्क करना। देखो द फेजेस इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो क्या बोलते हैं। नंबर 1 सबसे पहले वापस वही फर्स्ट पॉइंट का कनेक्शन है। जब नया सिस्टम बना रहे हो, आपने जो स्टेप नंबर 1 में सोचा होगा ना कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, वो सारे यूजर्स के रिक्वायरमेंट को ड्रॉ आउट करो एक पेपर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर लिया कि नया सिस्टम बनाने का है। आपने प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट, हमारे 5 कैटेगरी के यूजर्स है, हर यूजर का ये एक्सपेक्टेशंस है, प्रॉपर ड्रॉ आउट करो। क्योंकि जब आप सिस्टम को डिजाइन करोगे तो उन सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चेक करना जरूरी होगा। तो पॉइंट नंबर 1 देखो क्या बोलता है, एलिसिटेशन ऑफ डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, मतलब ड्रॉ आउट, make a list, make a detailed understanding of all the requirements what you need from the new system. Number 2, sir, design the data and information flow. देखो information system में कैसा रहता है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड आर गोइंग टू मर्ज देयर ऑपरेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है,
जो मेरा HDFC बैंक का कस्टमर है वो मेरे लिए लेट्स से HDFC लिमिटेड का एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बन सकता है, तो कैसे मैं उसको डेफिनेटली टारगेट कर पाऊं एंड उसको एक डैशबोर्ड के अंदर सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊं। मतलब मैं चाहता हूं HDFC लिमिटेड के भी कुछ यूजर्स रहेंगे और HDFC बैंक के भी यूजर्स रहेंगे। इफ इट इज अ कॉमन पर्सन, उनको पूरा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए। मतलब एक डैशबोर्ड के अंदर मेरे बैंकिंग रिलेटेड सारे सिनेरियो इंफॉर्मेशन मिल जाए, मेरा HDFC सिक्योरिटीज में अगर डीमैट अकाउंट है उसका डिटेल भी मेरे को मिल जाए, HDFC लिमिटेड अगर मेरे लोन्स को प्रोवाइड कर चुका है वो डिटेल भी मेरे पास में आ जाए। मतलब मैं चाहूंगा ऐसा होलिस्टिक कंटेंट आए। तो मतलब मेरे को ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डिजाइन करना पड़ेगा अच्छे से कि भाई कौन से डिपार्टमेंट से यूजर का कौन सा इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगा। ये आप प्रॉपर डेटा फ्लो डायग्राम, याद है चैप्टर 1 फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ाया था आपको, तो डेटा फ्लो डायग्राम यूज करते हुए आप इस प्रॉपर इंफॉर्मेशन को चॉक डाउन कर सकते हो। फिर देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंगली एक डेटाबेस को डिजाइन करो, इन यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए उसके बारे में सोचो। मतलब पूरा स्ट्रक्चरिंग बनाओ। ये पूरा ना वो फेज है जहां पर आप एक तरीके से आर्किटेक्ट जैसे काम कर रहे हो कि कैसे नए सिस्टम को बनाया जाएगा। कोडिंग वाला पार्ट जो है, सिस्टम को जो डेवलप करने वाला काम है, वो अगले स्टेज में आएगा, या सिर्फ सिस्टम का डिजाइनिंग वाला पार्ट देखा जा रहा है। नेक्स्ट देखो फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन का मतलब होता है जैसे आपने बनाया कि भाई हमको इंफॉर्मेशन ना इस डिपार्टमेंट से यहां तक चाहिए, अरे इस डिपार्टमेंट से यहां तक आने के लिए कौन कौन से चैनल्स रहने वाले हैं, लॉजिकली क्या क्या ERP मॉड्यूल्स के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो करने वाला है। याद है EIS चैप्टर नंबर 2 वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट ERP मॉड्यूल्स। तो क्या क्या मॉड्यूल्स रहेंगे, कौन से यूजर को किस किस मॉड्यूल का एक्सेस मिलेगा, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, वो सब कुछ आपको प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज योर फिजिकल डिजाइन। देखो ब्रेकिंग अप द लॉजिकल डिजाइन इनटू यूनिट्स कि आगे पता चले एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम और मॉड्यूल्स के बीच में कैसे होने वाला है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिजाइनिंग वाले स्टेप्स में आएगा। एंड लास्ट वन सर, आपको ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा। या तो आपके पास में ये प्रेजेंट रहेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, या नया क्रिएट करना पड़ सकता है फॉर योर न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो बॉटम लाइन ये क्या बता रहा है आपको, हम कहां पर है, वी आर डिस्कसिंग मैनेजरियल कंट्रोल्स और जनरल IT कंट्रोल्स। वहां सबसे पहले बोला टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो, उनके बिना ये सिस्टम को डिजाइन करना, डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना होने नहीं वाला है। तो टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल पहले आ गया, ठीक है। फिर वो बोलता है अब आता है सिस्टम को डेवलप कैसे किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। उसमें ही आपको बता रहा है सर, सबसे पहले उन्होंने बोला आपको कि भाई सिंपल चीज है, समझो प्रॉब्लम क्या है, फीजिबल है क्या नया सिस्टम बनाना। फिर वो बोल रहा है सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करो एग्जिस्टिंग सिस्टम को ताकि पता चले कहां कहां लैग कर रहे हैं। फिर वो बोल रहा है अब नए सिस्टम को डिजाइन करने के बारे में सोचो, दैट इज डिजाइनिंग योर न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या आपको स्टेप 1 2 3 समझ में आया क्या? पक्का? गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार देख लो आप फटाफट से। इफ यू आर कंफर्टेबल विल प्रोसीड। इसीलिए देखो मैं पता क्या जानबूझ के क्या कर रहा हूं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सारे कंट्रोल्स को एक साथ में टिक टिक करके पढ़ा है ना, कोई फायदा नहीं होगा। ऑनेस्टली मैं एक चार्ट बनाऊंगा, इसमें ये 5 पॉइंट है, हेडिंग लिखूंगा, तुम कुछ लिख ही नहीं पाओगे। हेडिंग के बियॉन्ड समझने का ट्राई करो ताकि अगर ये क्वेश्चंस आए आप लिख पाओ आसानी से। ऑब्जेक्टिव ये है, हेडिंग्स तो याद करने का ट्राई आप कर ही रहे हो यार मेरे साथ में। ऑब्जेक्टिव है, इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ सर, प्रॉब्लम समझ गया, फिजिबिलिटी हो गया, एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझ लिया, नए सिस्टम को डिजाइन करने के बारे में बात हो गया। अब सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। देखो क्या क्या आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को अक्वायर करना पड़ेगा ताकि आप इस नए सिस्टम को डेवलप कर पाओ। तो सर यू मे नीड, लेट्स से, याद है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड ऑब्वियसली रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलेगा तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। दैट इज योर SaaS सॉफ्टवेयर विच इज डायरेक्टली अवेलेबल एज अ सर्विस। तो यहां पर IaaS या PaaS आपको अक्वायर करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर नंबर 4 याद रहेगा। नीचे आओ सर, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने सिस्टम डेवलप किया है, डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो अगले कंट्रोल में आएगा। देखो प्रोग्रामिंग कंट्रोल दैट विल कम नेक्स्ट। अभी के लिए अज्यूम करो वो हो गया, सिस्टम डेवलप हो गया, रेडी हो गया। अब आपने उसको टेस्ट करना चाहिए कि भाई जो सिस्टम आपने डेवलप किया है ना वो एक्सेप्टेबल है क्या। देखो क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई क्या क्या एरर्स या डेफिशिएंसीज आपको लगता है सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है बिफोर यू मेक अ फाइनल रिलीज, या आप उसको फाइनली रोल आउट करो उसके पहले। इट्स मोर लाइक अ टेस्टिंग फेज जहां पे सोच रहे हैं कि क्या क्या और बग्स वगैरह है जो हमें ठीक करने चाहिए, एंड देन फाइनल रिलीज के लिए हम जाएंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। मतलब वंस योर सिस्टम जो डेवलपमेंट है खत्म हो चुका है, आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट किया जाएगा, रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ
क्लेरिकल बग्स ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन भी आ सकते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करते रहना पड़ेगा। ये इन जनरल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। ऑनेस्टली इसमें एक चीज मिसिंग है, जो आपने ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्वायर किया ना, इसके बाद आपको क्या पता है क्या करना पड़ता है? एक्चुअल प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। वो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट अगले कंट्रोल में बना करके दे दिया। देखो प्रॉब्लम ये है, इन्होंने आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ाना चाहिए, उसके बजाय वो आपको कंट्रोल पढ़ा देगा डायरेक्टली। तो प्रॉब्लम ये है, कंट्रोल इज मोर लाइक द फाइनल कंक्लूजन, पहले प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बताया, टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो, सिस्टम डेवलपमेंट करने के बारे में प्लानिंग करो। अब सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो कोडिंग रहेगा वो अगला कंट्रोल रहेगा हमारा प्रोग्रामिंग कंट्रोल। अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर आर वी आर इन चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स ऑन द बेस ऑफ ऑडिट फंक्शंस। कितने हैं? 2 है। कौन कौन सा? मैनेजरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। बोलने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क बोल दो, एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क बोल दो। ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क है उसमें पहला कंट्रोल क्या है? टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। इन्वॉल्व सीनियर मैनेजर्स, प्रॉपर स्टीयरिंग कमेटी होना चाहिए, प्लानिंग होगा कि गोल्स बनाए जाएंगे, क्यों चाहिए हमें नया सिस्टम, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लीड किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा एंड कंट्रोल भी किया जाएगा। ये सारे कोर फंक्शंस रहेंगे सीनियर मैनेजर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। फिर सर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्टम को डेवलप करके कैसे मैनेज किया जाएगा, पूरा एसडीएलसी के स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, फिजिबिलिटी असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझेंगे, नए सिस्टम को डिजाइन करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को अक्वायर करेंगे, फिर सर डेवलप करने के बाद टेस्टिंग करेंगे, दैट इज योर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंड लास्ट वन इज योर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। दिस इज योर सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल नाउ? ऐसे ब्रेक करते करते एक एक कंट्रोल को हम पढ़ते जाएंगे। चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वन, दैट इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। जैसे मैंने आपको भी ओवरव्यू दिया कि जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, प्रोग्रामिंग उसका एक पार्ट है। तो उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है, हालांकि उन्होंने एक हिंट दिया है, बट आई एम टेलिंग यू सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप सिस्टम के बारे में प्लानिंग करते हो, रिक्वायरमेंट समझते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट समझते हो, फिर जब आप सिस्टम का कोडिंग करते हो, दैट इज योर प्रोग्रामिंग पार्ट। तो देखो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, दैट इज प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन इज अ मेजर फेज विद इन एसडीएलसी। जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहां सिर्फ वो बोलेगा हाँ जो सिस्टम आपने फाइनलाइज किया कि उसका डिजाइन ऐसा रहेगा, उसका जब आप कोडिंग करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। अब देखो वापस सेम बात है, प्रोग्रामिंग एक एसेंशियल पार्ट हो गया, बिकॉज जो डिजाइन वाला पार्ट है, जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी पार्ट जो अगर आप मुझे पूछेंगे वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज्ड इज अबाउट हाउ डू यू क्रिएट दैट। तो आप कैसे प्रोग्रामिंग करते हो, कैसे कोडिंग करते हो और कैसे उस सिस्टम को डेवलप करते हो। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्टेप्स लगेंगे, आपको प्लान करना पड़ेगा, हाउ मेनी कोडर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू विल नीड फॉर दिस, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू विल नीड फॉर दिस। डू यू गेट माय पॉइंट? ओवरऑल डिजाइन बनाना पड़ेगा, वर्क एलोकेशन करना पड़ेगा ना प्रॉपर्ली, कितने कितने मॉड्यूल्स आने वाले हैं, फिर मॉड्यूल्स को आप किस तरीके से कोड करने वाले, आपका स्ट्रक्चरिंग कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस अगर आप यूज करना चाहोगे तो उसका अलग से कोडिंग करना पड़ेगा, कौन सा लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, फिर उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईआरपी डेवलप कर रहे हो तो ईआरपी में पहले आप डिसाइड करोगे, याद है चैप्टर नंबर 2, एक आपको ओवरव्यू देता हूं थोड़ा समझ में आ जाएगा। ईआरपी के मॉड्यूल्स अगर आपको याद है, इट शुड बी इन आवर मॉड्यूल नंबर 1, ERP modules, याद आपको ये डिफरेंट फंक्शनल मॉड्यूल्स इन एन ईआरपी। तो आपको ये क्या क्या मॉड्यूल्स चाहिए, फिर इंडिविजुअल अलग अलग मॉड्यूल्स को आपको कोड करना पड़ेगा, फिर उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद अदर मॉड्यूल्स। यस और नो? बिकॉज जैसे हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बाकी सारे मॉड्यूल्स इससे इंटीग्रेटेड रहते हैं कंपल्सरीली, जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा भी था। उसी तरीके से जब आप डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग करेंगे, तब आपको प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ेगा और फिर टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, फटाफट से पढ़ के उड़ाते हैं, आ जाओ। सर फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्लानिंग। प्लानिंग में सिंपल चीज है, अब आपको जब कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, क्या क्या रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बारे में सोचोगे आप। देखो व्हाट ऑल रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, उसका एस्टिमेशन किया जाएगा ताकि सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से डेवलप, या अगर खुद डेवलप नहीं अक्वायर करना चाहते हो तो अक्वायर कर पाओगे एंड इंप्लीमेंट कर पाओगे। दूसरा चीज डिजाइन वाला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको ये क्लियरली डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमें मॉड्यूलर डिजाइन चाहिए या नॉन मॉड्यूलर डिजाइन चाहिए। अगर मॉड्यूलर डिजाइन चाहिए तो क्या क्या मॉड्यूल चाहिए, इंटीग्रेशन किस किस का होगा, ये सब आपके डिजाइन एलिमेंट में कवर किया जाएगा। देन कम्स योर एक्चुअल कोडिंग पार्ट, दैट मींस कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन सा अप्रोच यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करने वाले हैं, कोडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, कैसे हम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चॉइस करने वाले हैं वो हमारा एक्चुअल कोडिंग में कवर होगा। लेट्स से वंस कोडिंग इज डन, वंस योर प्रोग्राम इज इन प्लेस, आपको प्रॉपर्ली टेस्ट करना पड़ेगा। ये ईआरपी जो होते हैं या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हो, या मल्टीपल इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हो, या पूरे के पूरे सिस्टम को भी टेस्ट कर सकते हो। आपको ये हर अलग अलग टाइप का टेस्टिंग करना पड़ेगा। इसलिए देखो क्या बोलता है, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग। कोई एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमारे केस के अंदर लेट्स से आपने बोला मैं सिर्फ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल को टेस्ट करना चाहता हूं, फिर मैं बोलता हूं नहीं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आई वांट टू टेस्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद कंट्रोलिंग मॉड्यूल, वो इंटीग्रेटेड अच्छे से है या नहीं है। फिर आप बोलते हो नहीं, मेरे को पूरे ईआरपी में ऑल मॉड्यूल्स टुगेदर आई नीड टू टेस्ट। देखो नंबर 1 यूनिट टेस्टिंग, number 2 integrated testing, that is grouping certain program modules and then testing them, and third one is your entire program testing। ये basically आपको theoretically ये words बता रहे हैं, real life में honestly SDLC बहुत ही brilliant concept है। ये projects काफी long term होते हैं बेटा, and there are a lot of people involved, बहुत मजा आता है ऐसे projects को implement करने में। lot of consulting firms across the world like BCG, McKinsey, Bain and Company, your Deloitte Consulting, they have dedicated departments to provide such consultancy services। फिर सर आएगा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। कोडिंग वोडिंग हो गया, अल्टीमेटली सिस्टम आपका डेवलप हो गया, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे। तो जब आप इंप्लीमेंट करोगे, रन करोगे, उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपके कोडिंग के अंदर कुछ बग्स या एरर्स आ रहे हैं, उनको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज रिपेयर मेंटेनेंस पार्ट। मतलब छोटे मोटे जो एरर्स है उनको करेक्ट करना पड़ेगा। फिर सर कभी कभी हो सकता है हमारा रिक्वायरमेंट बदल जाएगा। जब हम सिस्टम को डिजाइन कर रहे थे, हमारा रिक्वायरमेंट था ये, इसके हिसाब से हमने सिस्टम को बनाया। लेट्स से व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम, धीरे धीरे हमारा रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन में तो चेंज हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से क्या हम सिस्टम को भी एनहांस या इवॉल्व करना चाहते हैं। देखो अडेप्टिव मेंटेनेंस, जब आप सिस्टम को या प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे टू मीट द चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब नए यूजर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसको आप अडेप्टिव बना रहे हो। तीसरा हो सकता है सर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं ना वो ज्यादा यूज हो रहे हैं, या देयर इज लॉट ऑफ डेटा रिडंडेंसी, मतलब ऐसा लग रहा है 2-3 अनवांटेड स्टेप्स आपने क्रिएट कर दिए आपके ईआरपी में, उसको आप रिमूव करना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। मतलब आप चाहते हो आपके रिसोर्स कंजम्पशन को डिक्रीज करना, मतलब एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। ऑनेस्टली बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से लिखा हुआ है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, बट हम अभी पूरा डिस्कशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल आ सकता है। सबसे पहली चीज, ये मेजर फेस है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। सबसे पहले प्लानिंग, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कैसे रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा पार्ट डिजाइन एलिमेंट, मतलब कैसे हम कोडिंग करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म यूज करेंगे, क्या मैकेनिज्म, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज करेंगे। तो थर्ड एक्चुअली में हमारा कोडिंग आ जाएगा, हमारे कोडिंग के अप्रोचेस आ जाएंगे। अज्यूम कर लो कोडिंग कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट करने वाले हो और फिर उसको ऑपरेट करके मेंटेन करने वाले हो। एंड लास्ट फेज, सबसे लास्ट इज योर कंट्रोलिंग। याद है क्या, पूरे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी पूरे ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक कंट्रोलिंग मॉड्यूल रहता ही है कि आपने जैसे सोचा था वैसा फंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो ये कोडिंग भी ना बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। तो कोडिंग वाला जो पार्ट है, प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है, तो मतलब सबसे पहले आपने बोला पूरा जो प्रोजेक्ट है, एक बार अंडरस्टैंडिंग करने का ट्राई करना मैं जो बोल रहा हूं। सबसे पहले आपने बोला ये जो पूरा जनरल आईटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने वाला काम है, द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा प्रोजेक्ट है 5 ईयर का। अब आप इसे बोल रहे हो हमारा ईयर नंबर 2 से लेकर के 4 के बीच में कोडिंग या प्रोग्रामिंग पार्ट आएगा, तो उसमें ईयर 2 को भी आप अलग से प्लान करोगे। उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, ईयर 3 में क्या होगा। मतलब आपको प्रॉपर ना ऐसे अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए आप पर्ट सीपीएम हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी एक प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम करके आता है, वो यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे आप प्रोजेक्ट को अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड करके ये इवैल्यूएट करते हो कि भाई जो हमने एक्सपेक्टेशन डेवलप किए थे ना, वैसा हमने ये एक्चुअल में अचीव किया या नहीं किया। दैट इज योर कंट्रोलिंग पार्ट। कंट्रोलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे एक्चुअल को कंपेयर करके देखने के लिए कि भाई एक्चुअल और एक्सपेक्टेशंस में गैप किधर है, कैसे हमको उसको इंप्रूव करना चाहिए। सेम चीज यहां पर भी आने वाली, दैट इज योर कंट्रोल पॉइंट।
इन्होंने बस बता दिया क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो. यू कैन यूज वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये भी एक एग्जांपल है. मैंने आपको बताया ना, प्रोजेक्ट को आप ब्रेक डाउन कर दो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर. पर्ट का इस्तेमाल कर लो आप, दैट इज अनदर टेक्निक. ये सब हमको सीए फाइनल में पढ़ाते थे पहले. आपको अभी सीए इंटरमीडिएट में इतना सोचने का जरूरत नहीं है. बट बॉटम लाइन, दिस इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम. हाउ डू यू इंश्योर दैट जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो सही से डेवलप हुए, एक्चुअल्स को कंपेयर किया गया, कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ वेरिएशन आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके ठीक किया गया. दैट इज योर कंट्रोलिंग पार्ट. हम हैं मैनेजरियल कंट्रोल फ्रेमवर्क में. सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो पढ़ा. सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है फिर वो पढ़ा. अब सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर ही एक प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, उसको डिस्कस किया. ऑनेस्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल एंड सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि एसडीएलसी में तो काफी चेंजेस है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंटेंट में काफी छोटा मोटा बदलाव लाया गया है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा. अगला इंपॉर्टेंट जहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है वो है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल. मतलब ये तीनों मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है अंडर मैनेजरियल कंट्रोल, जहां पे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट इज दिस डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल? अभी बात सोचो, आप पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो कंपनी के अंदर, समझ रहे हो. डेटा एज अ रिसोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले यार कैसे टाइप का डेटा आ सकता है? डेटा अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, मतलब प्रॉपर इनपुट चेक वो भी तो होना चाहिए ना आइडियली. तो सर आपको डेटा को डिफाइन करना चाहिए, डेटा के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना चाहिए कि नॉर्मली कैसा डेटा हमारा सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए बनाया हुआ है, वो कंट्रोल जरूरी है. दूसरा, इस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, डेटा को कौन किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है. याद है हमारे रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, वैसा ही हमारा एक्सेस कंट्रोल आएगा. डेटा को अपडेट कौन कर सकता है? याद है चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, ओनली ऑथराइज पीपल शुड बी अलाउड टू मेक चेंजेस. फिर सर चेंजेस अप टू व्हाट एक्सटेंट कैन बी अलाउड, ये हमको देखना पड़ेगा आइडियली. फिर सर मान लो एक सिस्टम में एक टाइम में एक डेटा पे दो लोग काम कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल समझो ना, जैसे हम ऑडिट का अगर बात करें, ऑडिट में लेट्स से कैश एंड बैंक एक एरिया है, दो आर्टिकल को आपने उसका अलग अलग पार्ट एलोकेट किया होगा, एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं. तो सर प्रॉब्लम ये ना, they both are working on the same similar data और similar file at the same time. तो हो सकता है ना इसने कुछ अपडेट किया होगा, इसने भी कुछ अपडेट किया होगा, और दोनों का अपडेट जब आप रेप्लिकेट करेंगे देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि कौन सा अपडेट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, वो भी सॉल्व करने के बारे में सोचना पड़ेगा. ये सब कुछ डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल में आएगा. नीचे आओ, देखो सर डेटा का इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हमको अगर डेटा पे अश्योरेंस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो फॉलोइंग कंट्रोल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा. सबसे पहला डेफिनेशन कंट्रोल, मतलब डेटा का डेफिनेशन रखो यार, स्टैंडर्ड बना के रखो कि उस डेफिनेशन का डेटा ही एंटर हो सकता है. देखो द कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड टू एंश्योर दैट डेटाबेस ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स एंड कंप्लाइज विद डेफिनेशन स्टैंडर्ड. मतलब जो डेटा का आपने स्टैंडर्ड डिफाइन किया है उसको हर एक लेवल पे कंप्लायंस होना चाहिए. दूसरा चीज, डेटा को रेगुलरली बैकअप करते रहना चाहिए. आई एम श्योर यू नो व्हाट इज अ बैकअप. मतलब इन केस ऑफ अ डिजास्टर और अ कैटास्ट्रॉफी वो डेटा रिट्रीव करना इजी होना चाहिए. दैट इज योर एग्जिस्टेंस और बैकअप कंट्रोल. देखो बैकअप refers to making copies of the data and you know these additional copies can be used to restore the original data in case of a data loss. तो obviously ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. ऐसा बैकअप मैकेनिज्म आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजाइन करके रखना पड़ेगा. थर्ड वन, डेटा के एक्सेस के ऊपर कंट्रोल, द कोर कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल. सिंपल है सर, हम चाहते हैं कभी भी अनऑथराइज इंसान हमारे डेटा को व्यू ना कर पाए, रिट्रीव ना कर पाए, यूज ना कर पाए, डिस्ट्रॉय ना कर पाए. इसके लिए हमने याद है क्या, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बनाने चाहिए, प्रिविलेजेस टोकन देने चाहिए कि आप इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रिविलेजेस हैं, ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा के साथ में क्या क्या फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं. प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्स शुड बी डिसाइडेड. नेक्स्ट, अपडेट कंट्रोल्स. अब मतलब अपडेशंस किसको करना अलाउड है? बोलो ना चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, हु कैन मेक चेंजेस, व्हाट चेंजेस कैन बी अलाउड. तो देखो सर क्या सिर्फ डेटा ऐड कर सकते हो या डेटा को डिलीट करना भी अलाउड है? समटाइम्स इन सर्टेन सिस्टम्स आप बोलते हो डिलीट करने का पावर बहुत कम लोगों के पास में है, ऐड आप कर सकते हो. तो अपडेट के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ एडिशन करना अलाउ करना चाहते हो या एडिशन प्लस डिलीशन दोनों अलाउ करना चाहते हो. फिर मैंने आपको बताया था ना एक फाइल पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, दैट इज योर कॉन्करेंसी कंट्रोल. हो सकता है there can be data integrity issues when two people are updating or accessing the same data at similar time. कुछ प्रोसेसेस में ऐसा हो सकता है, इसके लिए भी आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन इज योर क्वालिटी कंट्रोल. बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा का क्वालिटी मेंटेन किया जाए, इसीलिए आप चाहेंगे डेटा का एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग कंट्रोल लगाओ. कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग कंट्रोल लगाओ. कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कस्टमर का एक डेटा एक डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल
एयरलाइन में जब आप टिकट बुक करने से पहले साइन अप करते हैं तब आपका डेटा कुछ और है, जब टिकट बुक करें तो डेटा कुछ और आ रहा है, रिफंड के लिए डेटा कुछ और यूज किया जा रहा है। मतलब इनकंसिस्टेंसी इन डेटा शुड नॉट एग्जिस्ट। इसके रिगार्डिंग आपको डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे। मतलब डेटा का डेफिनेशन स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है, अपडेट के रिगार्डिंग कंट्रोल्स, एक्सेस के रिगार्डिंग कंट्रोल, कॉन्करेंसी के रिगार्डिंग कंट्रोल, क्वालिटी के रिगार्डिंग कंट्रोल एंड बैकअप प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस। ये सब के सब नए हैं, थियोरेटिकली एकदम सिंपल है जो पहले भी पढ़े हैं, बट इनको नया मटेरियल में इंक्लूड किया है, इसीलिए आपने डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार आप इसको रीड करो, मैं एक बार वापस से रिवाइज कराऊंगा आपको, देन विल डिस्कस द रिमेनिंग 3 कंट्रोल्स। अब बचे हुए जो तीनों है वो एकदम टाइम पास है, डोंट वरी अबाउट इट। जो कोर 3 कंट्रोल्स थे आफ्टर टॉप मैनेजमेंट, उन तीनों को हमने डिटेल में आपको पढ़ाया। स्पेंड 2 मिनट्स, देन विल कंटिन्यू। मतलब सर ऑडिट फंक्शन के अंदर ब्रॉडर 2 कैटेगरीज, मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क, दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क, ये बाकी है। हमने डिस्कशन शुरू किया मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क के ऊपर। इसमें पहला क्या पढ़ा अपन ने? तो फर्स्ट वन वाज टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब सीनियर मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो लोग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग से लेकर के पूरे इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो उनको प्रॉपरली प्लान करना चाहिए, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लीड करना चाहिए एंड पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज योर टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। सेकेंड वन इज योर सिस्टम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। दिस इज मोर अबाउट योर SDLC। मतलब सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब फिजिबिलिटी वाला पार्ट हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, फिर नए सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड फिर सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट जो है वो एक्वायर किया जाएगा, टेस्टिंग करेंगे, दैट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंड देन इट इज अबाउट ऑपरेशंस इनटू प्लेस, दैट इज योर सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। थर्ड वन इज योर programming management control. I actually have some problem in the hand, that is why I'm not able to write properly, but still अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ रहा होगा, हैंड राइटिंग इतना मुश्किल नहीं है। प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल इज अबाउट द कोडिंग पार्ट। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, इसके लिए भी डिजाइन एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, फिर एक्चुअल कोडिंग करना पड़ेगा, फिर उस कोडिंग को आपको प्रॉपर्ली टेस्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, मल्टीपल मॉड्यूल्स के साथ में, या पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको ऑपरेशन से मेंटेनेंस वाला पार्ट आएगा, मतलब नॉर्मल बग्स वगैरह जो है उनको करेक्ट करना है, या नए यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अडेप्टिव बनाने का है, या सर आपको जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स का ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है उसको परफेक्टिव करना है, मतलब आपके एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। एंड लास्ट पार्ट इज योर कंट्रोलिंग पार्ट, की ओवरऑल जो कोडिंग का प्रोजेक्ट है वो अच्छे से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 4 इज योर डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पूरे सिस्टम में आने वाला क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेटा। वी वुड वांट डेटा टू बी एक्यूरेट, डेटा टू बी कंप्लीट, डेटा टू बी कंसिस्टेंट। इसके लिए डेटा का डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा, सो देयर शुड बी अ डेफिनेशन कंट्रोल इन प्लेस। देन उसके बाद में बैकअप प्रोसीजर्स होने चाहिए, किसको एक्सेस देना है उसके ऊपर कंट्रोल होने चाहिए। अपडेशंस में डायरेक्ट एडिशन अलाउड है या एडिशन प्लस डिलीशन अलाउड है, वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा। मतलब इन सिंपल टर्म्स डेटा रिलेटेड क्वालिटी इंश्योर करना पड़ेगा आपको। ये सब हमारे डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स बन जाएंगे। Are you comfortable with these 4? Let's go to the remaining part. आ जाओ, बाकी सब टाइम पास है, डोंट वरी। सबसे पहला 5th वन, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल।
सिंपल है यार, पूरे सिस्टम के लिए आप अपने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करोगे। आप चाहोगे कि आपका जो नया आईटी का या इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम उसे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कहीं पर भी अगर लैग कर रहे हैं तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, सर वी वुड वांट दैट आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रॉपर क्वालिटी गोल्स होने चाहिए, ताकि हम कंपेयर कर सके कि हम उन्हें अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो सर, हम जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं इट शुड कंप्लाई विद द सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली जो इंडस्ट्री के कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने बेस रखना चाहिए। देखो सर, क्वालिटी गोल्स को क्लियरली स्टैब्लिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री की वो हमने अडॉप्ट करना चाहिए। इट्स मोर लाइक यूजिंग बेंचमार्किंग, कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का बेंचमार्क क्या है, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या है, उसको बेस रखते हुए हमने क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाने चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है वो एक टॉप नॉच क्वालिटी का है। जैसे याद है ऑडिट में हमारे पास में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाला कॉन्सेप्ट था, सिमिलरली ऐसा हमारे पास में क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंटेंट है, कुछ ग्रेड नहीं है इसके अंदर, सिंपल। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। अब यहां पर आपको हेल्प मिलेगा, याद है क्या, हमने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़े थे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़े थे, एनवायरमेंटल कंट्रोल पढ़े थे। तो हम चाहते हैं जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं इसका सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। देखो जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू एंश्योरिंग कि हमारे जितने भी आईएस के एसेट्स हैं, मतलब हमारे लोग, हमारे हार्डवेयर, हमारा फैसिलिटीज, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारा डेटा, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सब कुछ सिक्योर रहे। इसके लिए हमारे पास क्लियरली एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल कंट्रोल जो हमने पहले पढ़ लिए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर, दे शुड बी इन प्लेस। अब यहां पर ये वाला पार्ट नहीं पूछेगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है, यहां पर ये पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिजास्टर रिकवरी प्लान। अब देखो what is this disaster recovery plan in case of a disaster, let's say a natural disaster, or it can be, मैं एक तरीके से कोविड-19 को भी एक डिजास्टर के कैटेगरी में डालूंगा कि उस केस में एक कंपनी अपने आप को ओवरकम करके नॉर्मैलिटी तक कैसे लेके आएगा। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान इज लिटिल बिट लॉन्ग टर्म इन नेचर, दैट बिकॉज ऑफ अ डिजास्टर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया होगा, आप उसको कैसे नॉर्मल सिनेरियो तक लेकर के आओगे, दैट इज योर डिजास्टर रिकवरी प्लान। थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए समझना। और देखो दूसरा वर्ड है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान, एक होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान थोड़ा शॉर्ट टर्म है, जब डिजास्टर हुआ ना, अभी हमारा जो कोर पार्ट है, हमारे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज है, बट जो कोर 2-4 एक्टिविटीज है उन्हें कंटिन्यू कैसे रखें ताकि हमारे बिजनेस को मेजर इंपैक्ट ना आए, वो शॉर्ट टर्म के लिए जब आप प्लान बना रहे हो। मतलब डिजास्टर रिकवरी प्लान तो बहुत बड़ा है कि कैसे हम हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उनको रिवैम्प करेंगे, कैसे हम नॉर्मलिटी तक जाएंगे, वो पूरा डिजास्टर रिकवरी है। ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी है ये शॉर्ट टर्म है कि कैसे इस डिफिकल्ट टाइम में, इमरजेंसी वाले टाइम में हमारे कोर एक्टिविटी से फोकस किया जाए ताकि हमारे को कम से कम इंपैक्ट आना चाहिए। तो देखो, a business continuity plan in comparison to disaster recovery plan deals with carrying on only the critical business operations in terms of disaster, ताकि कम से कम इम्पैक्ट आए मेरे बिजनेस पे। वो शॉर्ट प्लान जो है वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, इमीडिएट एक्शन वाला। एक तरीके से हमारा जो इमरजेंसी प्लान है ना, वो हमारे लिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हो सकता है। जो डिजास्टर रिकवरी प्लान है वो पूरे डिजास्टर से रिकवर करने के लिए प्लानिंग है, उसमें इमरजेंसी वाला पार्ट भी आएगा जो इमीडिएट एक्शन लेने का है, मतलब बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रखने का है। दूसरा चीज बैकअप प्लान, मतलब कैसे हमने जो बैकअप करके रखा था उसमें से डेटा को रिस्टोर किया जाएगा। फिर एक चीज आएगा रिकवरी प्लान, कैसे हम जो बुरी टाइम से यहां से धीरे धीरे रिकवर करके हमारे फुल कैपेबिलिटीज तक पहुंचेंगे, कैसे हम वहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे इसको टेस्ट करेंगे। ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो डिजास्टर रिकवरी प्लान कहलाता है। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक छोटा सा बात है कि इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे हम कंटिन्यू रखें ताकि कम से कम डैमेज हमारे बिजनेस को आए एंड डिजास्टर रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाए। तो बिजनेस कंटिन्यूटी इज अ स्मॉलर पार्ट, काइंड ऑफ यू कैन से पार्ट ऑफ योर ओवरऑल डिजास्टर रिकवरी प्लान। बात समझ में आया क्या? ये सब कुछ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में है। ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
फिर सर इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्वियसली आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले एसेट्स हैं दे कैन बी इंश्योर्ड, ताकि आप एक प्रीमियम पे करके अपने ओवरऑल रिस्क को शेयर कर सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट रिड्यूस कर सकते हैं. दैट्स योर इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट. दिस इज योर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल. मैं आपको बोला ना, पहले 4, उसमें भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट थे. सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग एंड डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट. ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस वाला पार्ट, सिक्योरिटी वाला पार्ट, दिस इज जस्ट अ केक वॉक. कुछ मेजर चीजें इसमें है नहीं. लास्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल. अब ये क्या बात कर रहा है? जब आपने ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया, डेवलप कर दिया, जब आप इसको डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहे हो ना, मतलब डे टू डे बेसिस पे जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपने डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया है, उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को रन किया जा रहा है, तब आपको डे टू डे बेसिस पे क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है. सबसे पहले सोचो, डोंट यू थिंक आपको एक हेल्प डेस्क लगेगा? जैसे हम कोई भी कंपनी में, कोई भी फॉर्म में काम करते हैं, एक आईटी का हेल्प डेस्क रहता है. इन केस ऑफ छोटा मोटा प्रॉब्लम, जैसे हमको कुछ वर्कशीट्स वगैरह नहीं मिल रही है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अगर एक्सेस करना है बिजनेस के रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम उनको रीच आउट करते हैं. तो देयर शुड बी अ प्रॉपर हेल्प डेस्क इन प्लेस. फिर कुछ कुछ काम हम आउटसोर्स कर देते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यार हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बट हमको लगता है इसको डे टू डे मेंटेनेंस के लिए हमारे पास क्वालिफाइड एम्प्लॉयज नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एक जो बाहर का अच्छा फेमस आईटी कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी है, उसको एक काम आउटसोर्स कर देते हैं. तो सर देयर शुड बी वन पर्सन जो रेगुलरली आउटसोर्स चीजों को मॉनिटर करते रहेगा. तो सर इन केस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल बहुत पॉइंट्स है, मैं कुछ पॉइंट्स पिक कर रहा हूं, वो आसान रहेंगे याद करने के लिए. प्रॉपर हेल्प डेस्क का टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए. आपके जो आउटसोर्स किए हुए ऑपरेशन है उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए. फिर आपके जो कंप्यूटर ऑपरेशन, नेटवर्क ऑपरेशन है, तो एक काम करो ना, सिंपल चीज है, ऑपरेशंस कॉमन है, कंप्यूटर ऑपरेशन, नेटवर्क ऑपरेशन, डेटा आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस एंड हेल्प डेस्क, आईटी हेल्प डेस्क बेसिकली. डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब जो हमारे डे टू डे बेसिस पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, डू यू गेट माय पॉइंट, उनको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि सही तरीके से यूजेज किया जा रहा है. जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो नेटवर्क सिक्योर है कि नहीं है, नेटवर्क का इस्तेमाल सही पर्पस के लिए किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है. वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, याद है क्या वर्चुअलाइजेशन? सो यू नो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द नेटवर्क कैपेबिलिटी टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. तो वो आपको जरूरत पड़ सकता है. तो ये आपका कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया, नेटवर्क ऑपरेशन हो गया. फिर मेन चीज क्या है, इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा एंट्री होने वाला है. डेटा एंट्री कौन कर रहा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है. अब डेटा एंट्री का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्लीन होना चाहिए, वरना डेटा एंट्री करते वक्त अगर कुछ आपको लेट्स से कम्युनिकेशन गैप्स वगैरह है तो आप गलत डेटा एंटर कर सकते हो. इसकी वजह से जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्वालिटी आउटपुट का वो हैम्पर हो सकता है. तो देखो डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री, देखो आप क्या चाहेंगे सर, प्रॉपर हमारी जो कीबोर्ड ऑपरेटर्स है, जो लोग एंट्री करते हैं, उनका वेलबींग, उनको अच्छे फैसिलिटीज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक्यूरेसी ऑफ डेटा पे क्वेश्चन आ सकता है. तो सर ऑपरेशंस में समझो, कंप्यूटर ऑपरेशंस, जो डेटा को यूज करने वाले, एंटर करने वाले लोग हैं, डेटा एंट्री रिलेटेड ऑपरेशंस, नेटवर्क जो यूज करने वाले उसका ऑपरेशंस आएगा, कुछ काम जो आउटसोर्स कर दिया होगा वो मैनेज करना पड़ेगा. फिर आपको एक आईटी हेल्प डेस्क तो लगने वाला है. दीज आर योर सिंपल ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल. ये कुछ बहुत रॉकेट साइंस या बहुत टेक्निकली डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है व्हेन यू आर रनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करना है जो उस डेवलपमेंट का पार्ट है, फिर डेटा रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बॉटम लाइन, हम मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क को डिस्कस कर चुके हैं. 5, 6, 7 ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल. याद आ रहा है क्या आपको? सब पढ़ा है मैंने आपको डिटेल के अंदर, पक्का? एंड लास्ट वन, क्वालिटी assurance management control. This marks the end of your managerial control framework. देखो honestly speaking from exam point of view, इस बार मेरे को SDLC, प्रोग्रामिंग एंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं. तीनों के अंदर थोड़े चेंजेस है, मॉड्यूल के अंदर अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड किए, थोड़ा लॉजिकल बन गया है, इसलिए इन तीनों पे आपने ज्यादा एम्फोसिस या फोकस करना चाहिए. इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव था, लास्ट सेशन के अंदर भी ट्राई किया कि जो कंट्रोल्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 3 का वो आप रिवाइज कर पाओ, नॉट जस्ट फ्रॉम हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग भी है ताकि आप लिख भी पाओ. आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइस. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय.